जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम अनुप्रयुक्त भौतिकी अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट की लास्ट वीडियो थ्योरी करने वाले हैं। यह लास्ट वीडियो है जिसमें हम यूनिट फर्स्ट की टोटल कंप्लीट थ्योरी को पढ़ लेंगे। इसके बाद आने वाली जो वीडियो है उसमें न्यूमेरिकल्स, टोटल सॉल्व एंड इजी वे, सिंपल तरीके से आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमने लास्ट वीडियो में ध्वनि के अभिलक्षण, समांतर क्रम संयोजन जो स्प्रिंग होता है उसको पढ़ लिया था, और ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की प्रबलता को हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। प्रतिध्वनि यानी इको कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, यह भी हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब बात करते हैं अनुरणन। ठीक है, इसको थोड़ा बोलने में आपको भी परेशानी हो सकती है, यही शब्द ऐसा ही है, अनुरणन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्बरेशन। क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। तो ध्वनि स्रोत को बंद कर देने पर भी कुछ देर तक ध्वनि का सुनाई पड़ते रहना अनुरणन कहलाता है। ये आप सभी ने रियलाइज भी किया होगा। जैसे कि कोई खाली बंद कमरा है, उसमें यदि आप जाकर के बोलोगे तो उसमें आवाज आपको कुछ देर तक गूंजती हुई सुनाई देगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुरणन बोलते हैं। मान लो किसी कक्ष में एक ध्वनि स्रोत से ध्वनि उत्पन्न की गई। ध्यान से समझिएगा, किसी कक्ष में हम गए और उसमें ध्वनि स्रोत से, कोई भी ध्वनि स्रोत है हमारे पास, उससे ध्वनि को उत्पन्न किया गया। अब यदि किसी क्षण स्रोत बंद कर दिया जाए तो फिर भी कुछ देर तक ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है। इसका कारण यह है कि कक्ष की जो दीवारें हैं, फर्श है और दरवाजों या कुर्सी मेज इत्यादि से लगातार ध्वनि का क्या होता है? परावर्तन होता रहता है। इसीलिए हमने कहा कि ध्वनि स्रोत को बंद कर देने पर भी कुछ देर तक जो ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुरणन कहलाता है। यानी कि कोई अगर कहे कि अनुरणन क्या कहलाता है, रिवर्बरेशन क्या कहलाता है, तो वो यह होता है कि अगर किसी बंद कमरे में हम जाकर के थोड़ा तेज बोल जाए और फिर एकदम से हम चुप हो जाए, तो हमारी जो ध्वनि है वो कुछ टाइम तक हमें सुनाई देती रहती है। ठीक है, सुनाई देती है। उसी ध्वनि को, जो ध्वनि सुनाई देती है हमें बाद में, जो हमारे चुप हो जाने के बाद भी जो ध्वनि सुनाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है अनुरणन काल, यानी कि इसका टाइम कितना होता है। अब देखिएगा, अनुरणन बोला हमने कि जब हम चुप हो जाते हैं तो कमरे की दीवारों या कुर्सी मेज से जो ध्वनि का परावर्तन होता है वो हमें सुनाई पड़ते रहता है। ठीक है, उसी का सुनाई पड़ते रहना हमें क्या कहलाता है? अनुरणन कहलाता है। अब इसका कितना टाइम होता है? ठीक है, ये कितने टाइम तक सुनाई देता है? तो हम यह कह सकते हैं कि किसी कक्ष में एक ध्वनि स्रोत से ध्वनि उत्पन्न की जा रही है। मान लो किसी कक्ष में एक ध्वनि स्रोत से ध्वनि उत्पन्न की जा रही है। कक्ष में ध्वनि की तीव्रता शीघ्र ही अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। यानी कि जो कक्ष है उसमें क्या हो जाता है? ध्वनि की तीव्रता अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है। अब यदि ध्वनि स्रोत को किसी क्षण बंद कर दिया जाए तो फिर भी कुछ समय तक ध्वनि सुनाई देती है। यह था अनुरणन। क्लियर है? अब अनुरणन काल हम किस तरीके से कह सकते हैं कि ध्वनि स्रोत बंद कर देने पर जितने समय तक ध्वनि सुनाई देती रहती है वह समय उस कक्ष का अनुरणन काल कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, एक बार पढ़कर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगी। ध्वनि स्रोत बंद कर देने पर जितने समय तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, उस समय को अगर हम काउंट कर ले तो वो कहलाएगा उस कक्ष का अनुरणन काल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इसी में है सेबाइन का सूत्र। सेबाइन का सूत्र यानी कि एक साइंटिस्ट थे सेबाइन, उन्होंने एक सूत्र दिया था। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या हमको ये एक सूत्र बताया था, जो क्या था ये हम देखने वाले हैं। तो सेबाइन ने अपने प्रयोगों में यह पाया कि ध्वनि स्रोत बंद करने के पश्चात यदि अश्रवणीय तब हो जाती है। ठीक है, अश्रवणीय
जो हमारे पास ध्वनि है वो अश्रवणीय हो जाती है। अश्रवणीय का मतलब होता है बंद होना, ठीक है। अश्रवणीय जो हमें सुनाई ना दे, जब हमें सुनाई ना दे तो हम कहेंगे अश्रवणीय। और अश्रवणीय कब होती है? तब ध्वनि तीव्रता अपने उच्चतम स्तर की 1/10⁶ गुनी रह जाती है। एक बार फिर सुन लीजिएगा। सेबाइन ने अपने प्रयोगों में यह पाया कि ध्वनि स्रोत बंद करने के पश्चात ध्वनि अश्रवणीय तब हो जाती है जब ध्वनि तीव्रता अपने उच्चतम स्तर की कितनी हो जाती है? 1/10⁶ गुनी रह जाती है। सेबाइन ने क्या कहा था डेफिनेशन में? सेबाइन के अनुसार अनुरणन काल वह समय है जिसमें ध्वनि तीव्रता अपने उच्चतम स्तर की कितनी होती है? 1/10⁶ गुनी रह जाती है। ये सेबाइन ने कहा था अनुरणन काल के लिए। अतः सेबाइन के अनुसार किसी कक्ष का अनुरणन काल कितना होता है? कैपिटल T इक्वल टू 0.165 V/A। कितना होता है? 0.165 V/A। और ये किस में नापा जाता है? सेकंड में, ठीक है। जहां पर V क्या है? कक्ष का आयतन है। और ये किस में होता है? मीटर क्यूब में होता है। और A क्या है? कक्ष का कुल ध्वनि अवशोषण। क्या है? कक्ष का कुल ध्वनि अवशोषण, जो यूनिट क्या होती है? ओपन विंडो यूनिट में होता है। क्या होता है? ओपन विंडो यूनिट में होता है। जबकि हमें यह पता है कि जो A है वो कितना होता है? समेशन ऑफ A इंटू S होता है। अब ये A क्या है? A है किसी सतह का अवशोषण गुणांक और S कहलाता है सतह का क्षेत्रफल, जो मीटर स्क्वायर में हम नापते हैं। अब जो A की हमने बात करी थी, क्या था? किसी सतह का अवशोषण गुणांक। तो उसके बारे में जान लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवशोषण गुणांक। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सेबाइन के अनुसार किसी सतह का ध्वनि अवशोषण गुणांक का मान खुली खिड़की के 1 वर्ग मीटर, इसको ध्यान से देखिएगा, खुली खिड़की के 1 वर्ग मीटर खुली खिड़की के समान ध्वनि अवशोषित करता है। इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली लाइन है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो क्या कहा था कि खुली खिड़की के 1 वर्ग मीटर खुली खिड़की के समान ध्वनि अवशोषण करता है, ठीक है। समान ध्वनि का अवशोषण करता है कि उसके अनुपात को क्या कहते हैं? अवशोषण गुणांक कहते हैं। आप देख लेते हैं इसको विस्तार से। माना किसी सतह का x मीटर क्षेत्रफल उतनी ही ध्वनि ऊर्जा अवशोषित करता है जितनी ऊर्जा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की खुली खिड़की के द्वारा की जाती है। मतलब एक सतह है, x वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, तो वह उतनी ही ऊर्जा को अवशोषित करती है जितनी की 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की खुली हुई खिड़की ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो उस सतह का जो अवशोषण गुणांक होगा वो कितना होगा? A इक्वल टू 1/x होता है। याद रखिएगा, A इक्वल टू 1/x हो जाता है। क्लियर है? अब किसी सतह के ध्वनि अवशोषण गुणांक सतह के उस क्षेत्रफल का व्युत्क्रम होता है जो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की खुली खिड़की के समान ध्वनि अवशोषण करता है। यही हमने यहां पर बताया गया था, उसको दूसरी लैंग्वेज में यहां पर बता दिया गया है। क्लियर है? अब देख लेते हैं ओपन विंडो यूनिट। ओपन विंडो यूनिट क्या होता है, इसको विस्तार से जान लेते हैं। माना किसी सतह के लिए स्मॉल a क्या है? सतह का अवशोषण गुणांक है। और स्मॉल s क्या है? सतह का कुल क्षेत्रफल है। तो उस सतह का कुल अवशोषण जो होगा, अवशोषण गुणांक नहीं, कुल अवशोषण जो होगा वो कितना होगा? a इंटू एस, यानी कि अवशोषण गुणांक इंटू सतह का कुल क्षेत्रफल। क्लियर है? इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। अतः किसी सतह के अवशोषण गुणांक A तथा सतह के कुल क्षेत्रफल S के गुणनफल को सतह का कुल अवशोषण गुणांक कहते हैं। इससे हम ये डेफिनेशन बना सकते हैं कि जो सतह का अवशोषण गुणांक है और सतह का कुल क्षेत्रफल है, अगर हम उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो हमें क्या मिल जाता है? उस सतह का कुल अवशोषण मिल जाता है। कुल अवशोषण कैपिटल A का जो मात्रक होता है वही होता है ओपन विंडो यूनिट, जिसको हम अभी यहां पर डेफिनेशन में जो हमारी हेडिंग डली हुई है ओपन विंडो यूनिट, इसको हम बोल रहे थे। तो इसके लिए ओपन विंडो यूनिट को बताने के लिए हमने क्या निकाला?
कुल यानी कि सतह का कुल अवशोषण निकाला, जो होता है अवशोषण गुणांक इंटू सतह का कुल क्षेत्रफल, और इसी की यूनिट हम लिखते हैं ओपन विंडो यूनिट। ठीक है, इसी का मतलब क्या होता है, ओपन विंडो यूनिट होता है, जिसको संक्षेप में हम क्या लिख सकते हैं, OWU, ओपन विंडो यूनिट। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं अनुरणन काल का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ रिवर्बरेशन टाइम। क्लियर है, ये हेडिंग है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिएगा, किसी कक्ष को डिजाइन करते समय, इसको केवल एक बार आप सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। किसी सतह को डिजाइन करते समय अनुरणन काल का मान सदैव नियंत्रित रखने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी कक्ष का डिजाइन कर रहे हैं तो उसके अनुरणन काल जो समय है वो कैसा रखना चाहिए, नियंत्रित रखने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि नियंत्रित का मतलब होता है कंट्रोल में रखना। अनुरणन काल का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा दो ध्वनियों में भेद कर पाना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार अनुरणन काल जो होता है, अनुरणन काल का मान बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर क्या होगा, ध्वनि के मृत होने का आभास होता है। मृत का मतलब क्या है, ध्वनि आपको परावर्तित होकर नहीं सुनाई देगी। जैसे खुले मैदान पर बोलने पर होता है, हमें कुछ जो ध्वनि है वो कहीं से द्वारा टकरा करके परावर्तित होकर के सुनाई नहीं देती है, तो ऐसा आभास होगा अगर हम अनुरणन काल कम करते हैं तो सेबाइन के अनुरणन काल का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, T = 0.165V/A होता है। क्लियर है। अब इसको हम थोड़ा सा और जान लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अवशोषण यानी कि जिसको हम कैपिटल A बोलते हैं, अनुरणन काल को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। ये किसको प्रभावित करते हैं, अनुरणन काल को प्रभावित करते हैं। और अनुरणन काल का मान कक्ष का आयतन घटने पर घटता है तथा आयतन बढ़ने पर बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि अनुरणन काल जो है वो जो हमारे पास कक्ष है उसके आयतन पर डिपेंड करता है। यानी कि आयतन को अगर हम बढ़ाएंगे तो अनुरणन काल का मान बढ़ जाएगा, और आयतन को अगर हम कमरे के घटाते हैं तो अनुरणन काल का मान घट जाएगा। इसके विपरीत कक्ष का जो कुल अवशोषण बढ़ने पर अनुरणन काल घटता है। यानी कि कक्ष का अगर कुल अवशोषण यानी कि A की वैल्यू को हम इंक्रीज करें तो कक्ष का जो अनुरणन काल होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। ये हमें इससे पता चलता है। इसीलिए अगर हमें जो कक्ष है उसका अनुरणन काल यानी कि अवशोषण बढ़ाने के लिए, ठीक है, अवशोषण बढ़ाने के लिए जैसे कि उसमें आवाज को अवशोषित किया जा सके, साउंड को अवशोषित किया जा सके, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कमरे में पर्दे लगा देते हैं या कारपेट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और इसी से यह पता चलता है कि किसी कक्ष के अनुरणन काल का नियंत्रण कक्ष के आयतन के अनुरूप कुल अवशोषण जो होता है कैपिटल A उसको घटा या बढ़ाया जा सकता है। अब सामान्यतः किसी सेमिनार कक्ष को ले लीजिएगा, ठीक है। सेमिनार कक्ष में जब भाषण इत्यादि दिए जाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, 0.5 सेकंड का अनुरणन काल उच्चतम माना जाता है। यानी कि अगर कोई सेमिनार कक्ष है और उसमें कोई भाषण अगर हम किसी के द्वारा दिए जा रहा है या कोई हम भाषण सुन रहे हैं तो उसका जो अनुरणन काल होगा, उस कक्ष का अनुरणन काल जो होगा वो 0.5 सेकंड उच्चतम माना जाता है, ठीक है। हालांकि किसी ऑडिटोरियम में अगर हम जाएं जहां संगीत इत्यादि कार्यक्रम होते हैं तो उसके लिए अनुरणन काल कितना होता है, 1 से 2 सेकंड के मध्य रखा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी सेमिनार हॉल का अनुरणन काल 0.5 उच्चतम माना जाता है, और किसी ऑडिटोरियम जहां पर सिंगिंग का काम होता हो, संगीत इत्यादि कार्यक्रम होते हो, तो उसके लिए जो अनुरणन काल का मान रखा जाता है वो 1 से 2 के बीच, ठीक है, 1 से 2 सेकंड के मध्य रखा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं भवनों की ध्वनिकता, जिसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग। तो इसको देख लेते हैं। किसी भवन, हॉल या ऑडिटोरियम, ठीक है, किसी भवन, हॉल या ऑडिटोरियम की सफलता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उसमें गाया गया गाना अथवा संगीत कितनी अच्छी तरह से श्रोताओं को सुनाई पड़ता है। यानी कि कोई भवन बना हुआ है या कोई हॉल या किसी ऑडिटोरियम को ले लीजिएगा, उसका
सफलता का राज यही होता है। कहते हैं ना कि वो ऑडिटोरियम बहुत ही अच्छा है, वहां पर अच्छा साउंड हमको देखने को मिलता है, अच्छा साउंड हमें सुनने को मिलता है। तो उसकी सफलता का राज यही है कि उसमें गाया हुआ गाना जितनी अच्छी तरह श्रोताओं को सुनाई देगा, उतना ही उस ऑडिटोरियम या उस हॉल या किसी भवन की सफलता को क्या कहेंगे, लोग गुणगान करेंगे। उसी के लिए हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो जो भवनों की ध्वनिकता होती है उसको किस तरीके से हम बता सकते हैं कि भवनों की ध्वनिकता, जिसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक, इसका डिजाइन करते समय ध्वनि के अवशोषण, परावर्तन और व्यतिकरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। तभी तो ऑडिटोरियम और हॉल का सफलता का राज हमें सुनने को मिलेगा, लोगों के मुख से सुनने को मिलेगा। और इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखा जाता है कि भाषण या संगीत की दो क्रमागत ध्वनियां एक दूसरे पर अध्यारोपित न होने पाए। इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि ध्वनियां एक दूसरे पर आरोपित न होने पाए। साथ ही भाषण या संगीत की गुणता अपरिवर्तित होनी चाहिए। ठीक है, जो संगीत है या भाषण है उसकी गुणता जो है कैसी होनी चाहिए, अपरिवर्तित होनी चाहिए। श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की प्रबलता आवश्यकता के अनुसार या आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। यानी जो भाषण देना है, जो भाषण देने वाला है, उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि कहां पर हमें थोड़ा लाउडली बोलना है और कहां पर हमें थोड़ा स्लो बोलना है। इसको आप याद रखिएगा। और जो इसकी आवश्यकता होती है वे कुछ बिंदु हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो नंबर फर्स्ट है, भवन में ध्वनि का अनुकरण काल न तो बहुत अधिक होना चाहिए और न ही बहुत कम होना चाहिए। ये हमने अभी पढ़ लिया था, इसलिए यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक श्रोता को स्पष्ट सुनाई पड़े, इसके लिए ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता अधिक होनी चाहिए। क्लियर है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यदि किसी ध्वनि स्रोत के सामने सीढ़ी बनी हो, याद रखिएगा, यदि किसी ध्वनि स्रोत के सामने सीढ़ी बनी हो तो विभिन्न सीढ़ियों से क्रमानुसार, विभिन्न सीढ़ियों के क्रमानुसार प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती है। यानी कि जो अलग अलग सीढ़ियां बनी हुई है, पैड़ी बनी हुई है, उनके अनुसार, उनके क्रमानुसार जिस क्रम में वे बनी हुई है, तो प्रतिध्वनि उन्हीं के अनुसार सुनाई देगी। यानी कि प्रतिध्वनि का मतलब क्या है, जो लौटकर आवाज हमें परावर्तित होकर जो साउंड हमें सुनाई देता है उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। इन सीढ़ी यानी कि इन क्रमानुसार प्रतिध्वनियों को क्या कहते हैं, एकिलोन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, एकिलोन प्रभाव कहते हैं। चाहे लिख लीजिएगा, यदि किसी ध्वनि स्रोत के सामने सीढ़ी बनी हो तो विभिन्न सीढ़ियों के क्रमानुसार प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती है। इन क्रमानुसार प्रतिध्वनियों को ही हम क्या बोलते हैं, एकिलोन प्रभाव बोलते हैं। कभी कभी आ जाता है 2 नंबर में पूछ लेता है कि एकिलोन प्रभाव क्या होता है, तो सीढ़ियों के क्रमानुसार जो प्रतिध्वनि हमें सुनाई पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एकिलोन प्रभाव बोलते हैं। नेक्स्ट है, भवनों की अनुनाद आवृत्ति सामान्यतः कितनी होनी चाहिए, 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, अतः इसका कोई अप्रिय प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी इसका अप्रिय प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पराश्रव्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्लियर है, बहुत ही हल्का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, ये आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो अब देख लीजिएगा, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। वह ध्वनि तरंगे, अब यहां से हम यह स्टार्ट कर रहे हैं, वह ध्वनि तरंगे जिनको हम सुन सकते हैं क्या कहलाती है, श्रव्य ध्वनि कहलाती है। श्रव्य का मतलब होता है कानों द्वारा सुने जाना, श्रव्य ध्वनि कहलाती है। श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज हम बोल सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। कहां से ये क्वेश्चन आ जाता है कि श्रव्य ध्वनि की जो तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, तो आप लिखेंगे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, जो हमको सुनाई देती है। अब देख लेते हैं, वह तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 ये किलो हर्ट्ज है, क्या है, किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है
वे क्या कहलाती हैं? पराश्रव्य तरंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव। श्रव्य तरंगे किसको कहते हैं? जो 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के बीच होती है, लेकिन अगर 20 किलोहर्ट्ज से आवृत्ति ज्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों को सुपरसोनिक तरंग भी कहते हैं, इसको सुपरसोनिक तरंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा, गाल्टन की सीटी, यानी कि एक सीटी होती है जिसका नाम है गाल्टन की सीटी, तो उससे हम 100 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगे, 100 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न की जा सकती है। उससे 100 किलोहर्ट्ज की जो पराश्रव्य तरंगे हैं, अल्ट्रासोनिक वेव है, उनको हम उत्पन्न कर सकते हैं। किससे? गाल्टन की सीटी से। अब देख लेते हैं पराश्रव्य तरंगों के प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। हम जानते हैं कि पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति है वो बहुत अधिक होती है, ये हमें अभी पता चला, ठीक है, हम इसको जान चुके हैं। और प्लैंक के नियम से यह स्पष्ट है कि किसी तरंग ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होता है, ठीक है। जो तरंग है, तरंग ऊर्जा, वो आवृत्ति के समानुपाती होता है, ठीक है। तो तरंग ऊर्जा क्या है? ई है, और आवृत्ति क्या है? न्यू है, ठीक है। तो वो क्या होता है? जो तरंग ऊर्जा है ई, वो आवृत्ति v के समानुपाती होगा। और जब इसका हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो इक्वल लगाएंगे और एक कांस्टेंट आ जाएगा h, जिसको हम बोलेंगे प्लैंक नियतांक। क्लियर है? तो E क्या है? तरंग की ऊर्जा, और H क्या है? प्लैंक नियतांक, और न्यू क्या कहलाता है? तरंग की आवृत्ति। इसीलिए पराश्रव्य तरंगों की जो ऊर्जा है वो बहुत अधिक होती है। इसी कारण पराश्रव्य तरंगों का इंजीनियरिंग में प्रयोग उपयोगी हो गया है, इंजीनियरिंग में इसका बहुत उपयोग होता है। देख लेते हैं पराश्रव्य तरंगों के कुछ प्रमुख उपयोग के बारे में, जैसे वेल्डिंग। वेल्डिंग में इसका प्रयोग होता है, और ये वेल्डिंग में कैसे काम करता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं कि वेल्डिंग क्रिया के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है जब किन्हीं दो धातुओं को पराश्रव्य तरंगों से जोड़ना होता है, ठीक है। पराश्रव्य तरंगों के से हम उनकी सहायता से हम उन दो धातुओं को जोड़ना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ता है? धातु में नियत स्थान पर तरंगों को गुजारना पड़ता है, जिससे धातु के कण तेजी से कंपन करने लगते हैं और अंत में एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, और इसी प्रकार दोनों धातुएं आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब दूसरा इसका प्रयोग है समुद्र की गहराई नापने में। समुद्र की गहराई को नापने में भी इसका प्रयोग होता है। देख लीजिएगा किस तरीके से समुद्र के भीतर भेजी जाने वाली जो पराश्रव्य तरंग के आने का, ठीक है, आने जाने का समय ज्ञात कर लिया जाता है। उसी से हम क्या निकाल लेते हैं? समुद्र की गहराई निकाल लेते हैं। समुद्र के भीतर भेजी जाने वाली पराश्रव्य तरंगों के आने जाने का समय ज्ञात कर लिया जाता है। अब यदि पराश्रव्य तरंग की समुद्री जल में चाल v हो तथा तरंग के आने जाने का कुल समय कितना हो? t हो, तो समुद्र की गहराई किस फॉर्मूले से निकालेंगे? d इक्वल टू v इंटू टी बाई टू। क्या होगा? d इक्वल टू v इंटू टी बाई टू। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी जो समुद्र है या फिर तालाब है उसकी गहराई को हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साउंड सिग्नलिंग। साउंड सिग्नलिंग किस तरीके से की जाती है? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। इसे ही साउंड सिग्नलिंग कहते हैं। यानी कि साउंड के सिग्नल भेजे जाते हैं किसके द्वारा? पराश्रव्य तरंगों के द्वारा, और इसी से हमें दिशा का पता चलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? साउंड सिग्नलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सीय उपयोग। चिकित्सा में इसका क्या उपयोग है, कहां पर इसका उपयोग किया जाता है, आइए जान लेते हैं। पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग जोड़ों तथा मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाता है। यानी कि जो पराश्रव्य तरंगे हैं उनका प्रयोग कहां पर किया जाता है? मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाता है। जो जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, तो पराश्रव्य तरंगों के कारण इससे राहत दिलाई जाती है, ठीक है, इससे राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो फिजिक्स सेकंड है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड, इसको फर्स्ट यूनिट से
हमने स्टार्ट किया था और आज की वीडियो में हमने इसकी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि फर्स्ट यूनिट की थ्योरी यहां पर कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, यूनिट 1 के ऑल फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, जितने भी यूनिट फर्स्ट के ऑल फॉर्मूलाज हैं इसके लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम उसी वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम इस आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सभी न्यूमेरिकल हम लेकर के चलेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर टाइप के और सिंपल से सिंपल मेथड के थ्रू हम इस न्यूमेरिकल, इस फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने चैनल जीवन क्लासेस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।